गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का परीक्षा बहुत नज़दीक है। मेरे आप लोग को जो क्वेरी आपने लिखा था कि मैडम एक जगह आपने लिखा है बिस्तर लगाना, है ना, बिस्तर लगाना और हल्का कार्य है। वहीं पर हमने दूसरी मैडम का देखा है तो बिस्तर तैयार करना, बिस्तर तैयार करना ये भारी काम है। बिस्तर लगाना, बिस्तर बिछाना, लगाना मीन्स बिछाना, बिछाना, है ना, और बिस्तर तैयार करना। दोनों शब्द में आपको अंतर दिख रहा है बेटा? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिस्तर बिछाना, जैसे ये हमने कहीं भी बिस्तर पलंग पर या खाट पर हमने बिस्तर लिया, चादर झटक करके अब बिस्तर को बिछा दिया, तो उसमें कितने मिनट लगते हैं? आप सब गृहिणी हो, आपको पता है, हम रोज़ ही बिस्तर झाड़ करके बिछाते हैं। भारी काम में आता है। बिस्तर बिछाना कभी भी भारी काम में नहीं आएगा। ये कौन सी काम में आएगा? हल्का काम में आएगा। ये कौन सा काम है? बिस्तर बिछाना हल्का काम है। लेकिन अगर बिस्तर तैयार करना है कि एग्जामिनेशन में, आप दोनों चीज़ देखो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है क्वेश्चन और क्या कहता है उसका ऑप्शन। आप वो दो चीज़ों को नहीं देखते हो, इसलिए गलती कर लेते हो। ऑप्शन देखो। एक होता है बिस्तर बिछाना, ये हमारा बिस्तर है और बिस्तर को हमने चादर से बिछा दिया, तो आप देखते हो कितनी मिनट लगता है? 2, 3, 4, 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं ना, डबल बेड का हो तो भी। तो ये बिल्कुल कौन से काम में आएगा? हल्का काम में। लेकिन अगर बिस्तर तैयार करना है ना, बिस्तर तैयार करना है। बिस्तर तैयार करने से मतलब है कि आप जो बिस्तर तैयार करते हो बिछाने के लिए, जैसे गद्दा तैयार करते हो, है ना, तो गद्दा तैयार करते हो या करवाते हो तो उसमें रुई भरी जाती है और वो भारी काम में आता है, उसको सिलना भारी काम है। तो बिस्तर तैयार करना अगर कभी भी परीक्षा में आए तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसका आंसर देना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसको आंसर देना। क्या पहले आंसर नहीं देना अपने को? बिस्तर बिछाना हल्का काम आता है, आप खुद देखो, और बिस्तर को तैयार करना ये भारी काम में आएगा। बिस्तर तैयार करना जिसमें आप लोई तैयार करते हो, तैयार करते हैं ना, तो फटे पुराने कपड़े से हमारी माँ भी करती थी, महीनों लग जाता था उसको करने में। बैठ के एक एक करके सिलती थी, कई सारे कपड़े को तह पर करके तैयार करती थी। ठीक है, तो जो आप देखते हो आपके घर में भी होंगे, जो पुरानी दादी होंगी, माँ होंगी, आज आप लोग नहीं कर पाते हो, हमने भी अपने टाइम में किया हुआ, मैं दिखाऊंगी। सूजनी के नाम से जाना जाता है, हमने भी तैयार किया है सूजनी बिस्तर को। तो क्या करते थे कि नीचे ऊपर हम मजबूत कपड़ा या नया कपड़ा डालते हैं और उसके भीतर पतले पतले या फटे पुराने कपड़े के छोटे कपड़े, बड़े कपड़े सब मिला करके और बिस्तर को मोटा तैयार करना है, जितना हमें मोटा आता है तैयार करना होता था। तो मेरी माँ कहती थी ओढ़ में करना है, माने 5, 7, 9, 11, काफ़ी मोटा भी ओढ़ने में भी काम आता था। तो जब बिस्तर तैयार करने की बात आती है, बिस्तर को रेडी करना होता है, तब ये भारी काम में आएगा। अब बिस्तर बिछाना अगर वर्ड है, कवर करना है, तो ये हल्का कार्य में आएगा। अब आपको समझ में आ गया? अब तो नहीं कहोगे कि मैडम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक जगह मंजू पाटनी मैडम ने ऐसा लिखा है, आपने ऐसा लिखा है। तो अब आपको समझ गया, जब हाँ कहीं भी बिस्तर बिछाने की बात आती है तो हल्का कार्य होगा, और जहाँ कहीं भी बिस्तर तैयार करना है, जैसे गद्दा तैयार करना है, तो गद्दा के लिए क्या करते हैं? आपके रुई लेते हैं, नीचे ऊपर कपड़ा रहता है, रुई को लेते हैं, उसके अंदर भरते हैं, फिर उसकी सिलाई करते हैं, तो भारी काम में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक लड़की और मेरे से प्रश्न पूछी थी कि मैडम शिशु को, गर्भस्थ शिशु को, जो बच्चा पेट के अंदर पल रहा है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है? कई सारे ऑप्शन थे और वो बच्चे परेशान हो रहे थे कि कहाँ से पोषण मिलता है, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपकी क्वेरी को मैं शांत करने के लिए बैठी हूँ। जहाँ कहीं भी होगा, एक ऑप्शन इसमें था नाभि नाल, और दूसरा यही है ना आपके पास, एक नाभि नाल और दूसरा था गर्भनाल।
इसी में आपका कंफ्यूजन है, नाभिनाल, गर्भनाल, और तीसरा ऑप्शन होता है इसका अपरा, पर उसमें अपरा नहीं था। अपरा मीन्स प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड, गर्भनाल, ठीक है, सॉरी, गर्भनाल, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसी में आपको गर्भनाल और नाभिनाल में कंफ्यूजन है, दो एक जैसे हैं। नाभि किसको कहते हैं, गर्भनाल किसको कहते हैं, अपरा किसको कहते हैं। तो अपरा में तो कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं, अपरा में कोई कंफ्यूजन मैं समझती हूँ नहीं होगा। होता क्या है, आपको पता है कि यूट्रस है माँ का, है ना, जहाँ बच्चा, ये यूट्रस है जहाँ बच्चा आपका पलता है, यहीं पर आपका बच्चा जो है सो पल बढ़ रहा है ना, ये शिशु है यहाँ पल रहा है। यहाँ पर इसका बच्चे के नाल से ये जो आपका यूट्रस है, यूट्रस का ये पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, मायोमेट्रियम जिसको कहते हैं, है ना, यही प्लेसेंटा, ये अपरा है। और यहीं से माँ जो भोजन ग्रहण करती है ये इसके यहाँ पर अवशोषित हो जाता है, और ये कुंडलित नलिका है, कुंडलित नलिका जो आकर के वक्त के साथ यहीं मिर्ज बन जाता है। कहाँ, ये कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। तो अपरा क्या हुआ, प्लेसेंटा क्या, यूट्रस का ही जो बीच का पार्ट है, मायोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, मांसल होता है, काफ़ी मोटा होता है, ये काफ़ी मोटा पार्ट होता है बाहरी, ये यहाँ। तो यही यहाँ जो भी माँ पोषण लेती है, भोजन ग्रहण करती है, यह भोजन यहाँ पर ब्लड के माध्यम से अवशोषित हो जाता है। यहाँ से टिश्यू ही बाइफर्केट होता है और ये बनाता है गर्भनाल। क्या बनाता है, गर्भनाल। और बच्चे के गर्भनाल जो नाभि है ना, ये नाभि से आकर के बच्चे के नाभि से ये जुड़ जाता है। तो बच्चे से थोड़ी ये नाभि नाल हुआ है ना, यहाँ पर जहाँ से बच्चा का नाभि जुड़ा हुआ नाभि नाल है, और यहाँ से जो प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा है ना, अपरा जिसको बोलते हो, ध्यान से देखना, ये अपरा है। तो अपरा से एक नली जा रही है, एक लंबी चौड़ी 140 सेंटीमीटर तक लंबी, और ना कुंडलित नली है जहाँ पर बच्चा, ये से देखो फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको, ये बच्चा आपका है ना, यहाँ पर बच्चा गर्भावस्था में पल रहा है, यहाँ इसका नाभि है, और नाभि से यहाँ से इस तरह की नली आ रही है, यहाँ बच्चे के साथ कनेक्ट हो रही है ना, इस तरह की नाली आकर के बच्चे के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये जो नाली है ये कहलाती है गर्भनाल, गर्भनाल। तो प्लेसेंटा, यहाँ माँ ने जो भोजन ग्रहण किया अवशोषित हो गया, प्लेसेंटा में यूट्रस का बीच वाला पार्ट है उसमें चला गया, और यहाँ से फिर भोजन अवशोषित होकर के बालक तक पहुँच गया। यहाँ से फिर बालक अपना ग्रहण किया, और फिर जो भी अवदूषित पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, बालक ने जो चीज़ छोड़ा है ना, बालक ने जो चीज़ छोड़ा वो फिर सारा निकल करके इसके माध्यम से फिर चला जाता है मदर के ब्लड में, और फिर वो निकल जाता है बाहर। तो आपका कभी परीक्षा में आता है तो आप हम क्या कहेंगे, गर्भनाल, है ना, और गर्भनाल। और नाभिनाल क्या होता है, जहाँ से बच्चा ये जुड़ा हुआ रहता है, ये नाली यहाँ, जो जन्म के बाद, जब बच्चा जन्म ले लेता है ना, 9 महीने के बाद परिपक्व शिशु पैदा होता है, माँ के योनि से बाहर निकल जाता है ये बच्चा, है ना। तो ये प्लेसेंटा, ये वाली पोर्शन ये भी साथ निकल जाता है, ये कॉर्ड है ये भी साथ निकल जाता है, बच्चे के साथ सारा निकल जाता है, और इसको फिर चाकू से या किसी चीज़ से काट के अलग कर दिया जाता है, और इसका जो नाभि है उसको फिर आप देखो ना किसी चीज़ से उसको बांध दिया जाता है, आयोडीन टिंचर वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये मैं समझती हूँ ये आपका पोर्शन जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, जो आप लोगों ने मुझसे कहा है कि मैडम आप स्त्री प्रजनन तंत्र हमको पढ़ा दीजिए, तो आज मैं बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, है ना। तो आप ध्यान से पढ़ना, देखना, जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप इससे संबंधित क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, और फिर मैं इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। बेटा हमारे पास भी बता रही हूँ समय कम मिलता है, कल भी मैं सोच रही थी कि कुछ मैं आपको क्लियर करा दूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, मैं नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ। आपको स्त्री प्रजनन तंत्र ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनोगे तो मैं पढ़ा देती हूँ, और अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आप हमारे पढ़ाने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। स्त्री प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन तंत्र में हमको मुख्य पढ़ना है आंतरिक अंग। आंतरिक अंग, आंतरिक अंग में क्या होता है
एक तो होता है योनि। कहीं कहीं योनि आपको बाह्य अंग में भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं, लेकिन आप देखोगे तो योनि जो है मेडिकल टर्म में भी चले जाओगे तो ये इंटरनल अंग है, आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है। कहीं कहीं ये आपके बाह्य प्रजनन अंग में भी देखने को मिलता है, पर यह है आंतरिक अंग। और दूसरा है योनि, पहला हो गया। दूसरा होता है इसका गर्भाशय, जहाँ बच्चा ठहरता है, बच्चा का रहने का घर, जहाँ बच्चा 9 माह तक अपनी माँ के गोद में पलता है ना, माँ के कोख में पलता है। माँ के कोख में गर्भाशय बच्चा के रहने का घर है। और तीसरा होता है इसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, जो कहलाता है अंग्रेजी में ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। और चौथा होता है आपका अंडवाहिनी नली या डिंब वाहिनी नली, डिंब वाहिनी नली। ठीक है, आगे इस बात समझ में? मैं जो कह रही हूँ आंतरिक अंग के बारे में है। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले योनि, कहीं कहीं योनि आपका बाह्य अंग आता है, कहीं कहीं आपका इंटरनल अंग आता है। अगर 3-4 चीज़ें हैं कि इसमें से कौन सा अंग जो है आंतरिक अंग में नहीं आता है, गर्भाशय है, अंडाशय है, डिंब वाहिनी नली है, और चौथा अगर ऑप्शन योनि है तो योनि को ओडिन आउट कर देना, बिना झगड़े हुए, बिना लड़े हुए। योनि क्या हुआ? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, और तीनों डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय और अंडाशय है ना, ये तीनों जो है आपका इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है। समझ गए? और अगर योनि, गर्भाशय, अंडाशय या इनमें से कोई एक और ले लिया और इसमें कहा कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स है, और 3 ऑप्शन है, योनि भी है, गर्भाशय भी है, अंडाशय भी, तो बिना खर्च किए और चौथा में आ गया उपरोक्त सभी। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? चौथा हो गया, उपरोक्त सभी। समझ गए बात को? तो चलिए, आज मैं आपको एक एक चीज़ को ध्यान से अगर आप सुनोगे तो बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में योनि, इसका कोई खास काम नहीं है। वेजाइना संख्या में कितनी होती है? एक होती है, एक नली समान संरचना है, ये नली समान संरचना है, कुछ नहीं है। ये जो आपके पेनिस को, पुरुष के शिश्न को एलाव करता है अंदर जाने के लिए, ये नली है, ये एलाव करता है। और यहाँ से क्या होता है? म्यूकस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसका क्या काम है? एक काम तो है पेनिस को अंदर की ओर जाने देने में मदद करना। जाने देने में पेनिस को क्या करता है? ये चिकना होता है, लसलसा होता है, तो पेनिस आराम से इसके योनि के भीतर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, पहला काम याद रहेगा। योनि जो इसका क्या काम है? एक नली है। इसका काम क्या है? एक नली है जो पेनिस को अंदर की तरफ घुसेड़ने में मदद करता है। और यहाँ से जो स्पर्म निकला है ना, पेनिस क्या करता है? इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये सीमेन स्रावित करता है, सीमेन को मतलब क्या करता है? छोड़ देता है उसमें, योनि में। और योनि जो है ना, इसका एक सिरा, ये जो ये वाला है ना, ये सर्विक्स, ग्रीवा, यहाँ पर ग्रीवा है, सर्विक्स इसको बोलते हैं। ये फैला रहता है आपका यूट्रस तक, और इसको ना इस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरह आकर अंदर जाकर के यूट्रस, इसको कहते हैं हम यूट्रस, गर्भाशय या उम्ब भी बोलते हैं। ये नाशपाती कैसा है? नाशपाती का आकार का होता है। ये कैसा है? नली की आकार का है, ये नली है। वेजाइना कैसा है? एक नली की आकार का। इसका क्या काम है? इसका एक ही काम है, पेनिस को एंटर करने में मदद करना। शिश्न को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस है शिश्न को अंदर करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही मदद करता है, मतलब करते समय। और यहाँ पर से क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है, म्यूकस निकलता है जो चिपचिपा होता है, मतलब एक तरह से उसको स्लिपरी होता है, जो कि मदद करता है।
और यहाँ से जो सीमेन निकलता है वो सीमेन सर्विक्स को होकर के इसकी संरचना कैसी होती है, एक नाशपाती कैसा है, नाशपाती की तरह होता है ये इसकी यूट्रस की। अब ये देखो यहाँ पर उंगली के समान ये जो यूट्रस है यहाँ या ऐसे, ठीक है, यहीं पर आपका अंडाशय रहता है, दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं। और ये पियर शेप रचना जो है यहां पर आकर के उंगली समान कई सारे फिम्ब्रिया टाइप का उंगली समान कई उभार होते हैं यहां पर आकर के, ठीक है। देख लो ध्यान से, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है, 2 ओवरी है, क्या है, 2 अंडाशय है जो बादाम देखो ना, बादाम भूरे रंग का बादाम जैसी इसकी संरचना होती है। 2 अंडाशय होता है, क्या होता है, 2 अंडाशय। और ये वाले पोर्शन जो होता है सो आपका यूट्रस होता है। ये वाली पोर्शन आपकी अंडवाहिनी नली होती है, अंडवाहिनी नली। ये कैसा आकार का होता है, नाशपाती जैसा, नाशपाती का शेप है वैसा है। विजाइना कैसा है, एक नली जैसी संरचना है, ठीक है। इसके दोनों तरफ अंडाशय होता है। अंडाशय कैसा है, बादाम देखे हो ना, बादाम जैसी है ना, भूरे रंग की ऐसी तरह के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं अंडाशय, या हिंदी में बोलते हैं इसको हम ओवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, अंडाशय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओवरी। अंडाशय जिसको हम डिम्बाशय या डिम्ब ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। इसका नाम, अंडाशय से घबराना मत, डिम्ब ग्रंथि या डिम्ब अंडाशय दोनों एक चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ गए बात को, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई या नहीं आई। अब इसकी संख्या अगर कोई पूछेगा ओवरी कितनी है, तो भाई दोनों तरफ है तो 2 हो गई, एक ए और एक ए। ओवरी कितनी हो गया संख्या में, 2 हो गया। फैलोपियन ट्यूब, ये डिम्ब वाहिनी नली है, डिम्ब वाहिनी नली है ना, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ गया। और ये क्या है, आपका यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस है, बच्चा का ठहरने का जगह है, ये बच्चा का घर है ना, जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं या उम्ब बोलते हैं अंग्रेजी में, दूसरा नाम। यूट्रस, उम्ब, गर्भाशय सब एक ही चीज़ है, जहाँ बच्चा जा कर के यहाँ ठहरता है, यहाँ रहता है, 9 महीना पलता है। अब देखो आगे की प्रक्रिया। ये जो आपका अंडाशय है यहाँ पर, यहीं पर आपका अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का। लेकिन अंडाणु यहाँ पर परिपक्व नहीं होता, याद करना। यहाँ पर क्या होता है, परिपक्व अंडाणु नहीं होता है। अंडाणु कहाँ परिपक्व होगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा, यहाँ पर अंडवाहिनी नली है ना, ये देखो, ये अंडवाहिनी नली है, पतली नली होती है अंडवाहिनी नली, ठीक है। अंडवाहिनी नली पतली होती है, जिसका मैंने कहा ना, एक सिरा पर उंगली जैसे कई सारे उभार इस तरह के होते हैं। तो ये जो अंडाणु है, और यहाँ पर अंडाणु में जो अंडा समान संरचना होता है, ओवल संरचना होता है, अंडे की समान संरचना होता है, यह अंडा यहाँ परिपक्व नहीं होता है। यहाँ पर ग्रेफियन पुट्टिका होती है। बहुत सारे अंडाणु इसमें होते हैं, 400 से 500 तक, छोटे बिल्कुल छोटे। उनमें से कुछ ही अंडाणु जो होता है सब परिपक्व हो जाता है, कुछ ही अंडाणु परिपक्व होता है, 1 या 2 या 5 या 10, इससे ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाता है। और फिर ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये इसका क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे ये ट्यूब जो है फैलोपियन ट्यूब है, क्या है, डिम्ब वाहिनी नली है। यहाँ पर अब अंडाणु खुद नहीं चल सकता है। क्या हुआ, यहाँ से फट करके रप्चर होकर के अंडाणु खुद नहीं पहुँचेगा, बल्कि फैलोपियन ट्यूब की जो संरचना होती है, जो ट्यूब होती है, संरचना होती है, और इसका जो सीलिया जैसी चीज़ पाई जाती है, इसकी भीतरी वाली दीवार में रोम जैसा चीज़ पाया जाता है ना, भीतरी दीवार में सीलिया जैसी चीज़ पाई जाती है, रोम जैसा चीज़ पाया जाता है, जो और थोड़ी सी म्यूकस होता है, जो कि अंडाणु को हिला करके, इसके खुद की इसकी पूँछ नहीं होती है। स्पर्म में मैंने क्या कहा, पूँछ होती है, इसमें कोई पूँछ नहीं होती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इंतज़ार करते रहता है, किसका, चलते यहाँ भी आ गया, यहाँ गया, इसकी खुद ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मतलब ये जो है ना, ये फैलोपियन ट्यूब इस तरह से
अंडाणु को आगे की ओर धकेलता है, यहाँ से ले जाकर के यहाँ तक पहुँचाता है। कहाँ तक पहुँचाता है? अपने गंतव्य स्थल तक। ऐसे याद करो कि अंडाणु क्या है? लड़की का औरत के अंडाशय से निकलने वाला एक छोटा सा अंडे जैसी संरचना है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं या डिंब बोलते हैं। ठीक है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पर अब इसको अब यहाँ से समझो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता क्या है कि पेनिस के माध्यम से, ठीक है ना, पेनिस के माध्यम से स्पर्म, जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना, स्पर्म निकलता है ना। सीमेन में एक जो 3 से 4 सीसी सीमेन होता है, उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। क्या? लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में होता है। तो ये स्पर्म जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा बलवान होता है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। और इसके पास होता है खुद पूंछ, ये चल के जाता है, ये चल के जाता है, इसके पास खुद का पूंछ होता है, पूंछ की सहायता से ये तैरता हुआ जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या कहा? लसलसा पदार्थ होता है ना, सीमेन, पुरुष का सीमेन और महिला का भी जो म्यूकस निकालता है, इस लसलसा पदार्थ के माध्यम से ये जो है स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है, स्पर्म आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में मान लो कि ये अंडाणु यहाँ तक पहुँच गया है। अंडाणु कहाँ तक पहुँच गया है? यहाँ तक पहुँच गया है। अब ये वाली जो पोर्शन है इसका स्पर्म का, अगर ये स्पर्म है ना, अगर ये स्पर्म, मजबूत स्पर्म जो है, बलवान स्पर्म जो सबसे तेजी गति से भागता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इसके दौरान जब सीमेन आता है, उस सीमेन में होता है लाखों की संख्या में स्पर्म। वो कुछ इधर की ओर जाता है यूट्रस की तरफ, कुछ दूसरी फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। मतलब सब अपनी अपनी दिशाओं में भागता है, सब अपनी अपनी दिशाओं में भागता है। भागने के बाद फैलोपियन ट्यूब के मान लो कि इस जगह पर आपका अंडाणु, परिपक्व अंडाणु यहाँ पर है, पहले से तैयार है, और यहाँ पर एक स्पर्म आया, इसने इसको विभेदित कर दिया। और विभेदित का मतलब इसके अंडाणु के छेद कर दिया, अंडाणु को छेद कर दिया, और अपना जो उसके पास मटेरियल था वो मटेरियल इसके अंदर घुसेड़ दिया, इसके अंदर चला गया। तो अब क्या होता है? इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना, निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ये जो निषेचन वाली क्रिया है, अब ये दोनों मिलकर के जो निषेचन वाली क्रिया है, ये एक सेल बना लेता है, जहां पर पुरुष का स्पर्म वाला पार्ट भी है और महिला का अंडाणु वाला पार्ट भी है। अब यहीं पर महिला का XX क्रोमोसोम और पुरुष का XY क्रोमोसोम यहीं आकर के जायगोट में ही आकर के मिल जाता है मटेरियल। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं जायगोट। इसका नाम क्या है? जायगोट। जायगोट क्या है? निषेचित अंडाणु का जब कोशिका होता है छोटा सा, जब दोनों मिलकर के, है ना, कहलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका जायगोट। ये जायगोट हो गया। समझ गए बात को? अब ये देखो, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये जायगोट हुआ, कहाँ बना जायगोट? ये जायगोट बन गया फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर बन गया। मतलब यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन हो गया है पुरुष का और महिला का। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पुरुष का स्पर्म स्त्री के अंडाणु को जब विभेदित कर देता है, तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब निषेचित अंडाणु, है ना, जब एक सेल में परिपक्व हो जाता है इस तरह का, है ना, तो ये जायगोट कहलाता है। और ये जायगोट कहाँ रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब से धीरे 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 सरकता हुआ कहाँ जाता है? ये आपके हैं गर्भाशय। ये कहाँ है? गर्भाशय है। ये गर्भाशय की दीवार है। यहाँ पर सरकता यहाँ से घूमता अगर ये यहाँ आ गया, गर्भाशय में आ गया, ठीक है, तब ये सोचो कि गर्भरोपण की क्रिया हो गई। अब महिला गर्भवती हो गई है। अब महिला क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है। समय के साथ इसमें वापिस डिवीजन, सेक्सुअल डिवीजन, ये क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होते रहता है, और धीरे 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 डिफ्रेंशिएशन होते रहता है।
और फिर ये जो छोटा सा जो पिन के सिर के बराबर होता है, इतना छोटा सा होता है, जिस समय स्पर्म और जाइगोट मिलते हैं तो स्पर्म और अंडाणु मिलता है और जाइगोट होता है, बिल्कुल पिन के सिर के बराबर होता है। पिन का सिर कितना छोटा होता है तो उतना ही होता है। फिर ये यहाँ आपका फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पहुंच जाता है गर्भाशय में। कहाँ पहुंचता है वो? गर्भाशय में। गर्भाशय में पहुंच गया। गर्भाशय में पहुंचने के बाद इसमें सेल डिवीजन होता है और वक्त के साथ परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद और कृपा से ये जो ऑर्गन्स हैं एक शिशु के रूप में एक बनने लगता है। मतलब शिशु बन जाता है, उसके हाथ भी बन जाते हैं, उसकी आंख बन जाती है, उसके होंठ बन जाते हैं, है ना, गर्दन बन जाता है ना। और इसको खिलाने पिलाने के लिए देखो यहाँ पर ये जो आपके पहले भी बताया था, इसके पहले मैंने चर्चा किया है कि गर्भाशय का जो पार्ट होता है, ये पार्ट बहुत मांसल होता है, बीच वाला पार्ट बहुत मांसल होता है, गद्दा एक तरह समझो कि परमपिता परमेश्वर ने बच्चे की परवरिश के लिए माँ को जो यूट्रस है ना, माँ का जो गर्भाशय है उसको फैला देता है और उसमें एक गद्दा की तरह काम करता है। गद्दा किसका होता है? मांसल गद्दा होता है, जिसमें आराम से बच्चा रहता है, पलता है ना, पलता है और बढ़ता है। और यहीं पर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। अब बच्चा क्या होता है? एक एमनियोटिक सैक में एक प्रकार का बोरी होता है, एक प्रकार का थैला होता है, जिसमें परमपिता परमेश्वर ने बालक को सुरक्षित करके रखा है। एक झिल्ली के है, एक झिल्ली के अंदर इस बालक को ढक देता है ताकि बालक के जो किसी प्रकार का चोट नहीं लगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी बालक एक थैली में, है ना, आराम से रहता है, उसको किसी प्रकार का कोई चोट नहीं लगता है। और ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया है ना, जो गर्भाशय के तीसरी परत है, गर्भाशय के कितने परत होते हैं? 3। एक बाहरी परत होता है, दूसरा भीतरी परत होता है ना, 3 परत होते हैं गर्भाशय के, है ना। पेरीमेट्रियम बाहरी परत कहलाता है ना, बाहरी परत है। और बीच का जो परत होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये कौन सा परत है? बीच वाला परत है। तो यही इसी बीच परत से, बीच वाले परत खूब मांसल होता है और यहीं पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है ना। ये सब क्रिया इतनी जटिल होती है और इस तरह से होती है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यही प्लेसेंटा होता है जहाँ से ये यहाँ पर एक नली, जहाँ बालक का नाभि है वहीं से एक नली निकलता है और ये नली जाकर के इसके दीवार से जाकर के मिल जाता है। और यहीं से बालक फिर अपने माँ जो उसको भोजन ग्रहण करती है वह माँ के भोजन को अवशोषित करता है। माँ जो जिस प्रकार का खाना खाती है, जिस प्रकार का विटामिन लेती है या खनिज लेती है, उस तरह से इसका बच्चे का पालन पोषण होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो बच्चे का घर कौन सा है? गर्भाशय, जिसको हम उम्म बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब कितनी हो गई? संख्या में 2। इसका क्या काम है? अंडाणु को फर्टिलाइज करने के लिए जगह देना, फर्टिलाइज करने के लिए जगह देना। फैलोपियन ट्यूब जिसको डिंब वाहिनी नली कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? अंडाणु किसे बनता है? अंडाशय में। लेकिन परिपक्व कहाँ होता है? फूटने के बाद बाहर होता है, इसके अंदर नहीं होता है। 400 से 500 तक अंडाणु एक ओवरी से बनता है एट ए टाइम, है ना। 300 से 400 अंडाणु बनते हैं, उसमें से कम ही अंडाणु परिपक्व हो पाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर, अगर एक अंडाणु एक शुक्राणु से विभेदित हो जाता है ना, तो जो गर्भ में बच्चा पलता है, एक ही बच्चा पल रहा है गर्भ के भीतर। कितना बच्चा पलता है? एक बच्चा। लेकिन कई बार क्या होता है, अंडाणु एक ही है, एक ही अंडाणु है और स्पर्म